हेलो गाइस, क्लास 12th केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिस्कशन में हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन चल रहा है। इसमें स्टार्टिंग के 5 टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं उनको हम दो पार्ट में यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन की बात करें तो हेलो एल्केन जो होते हैं वो 3 टाइप के रिएक्शंस देते हैं। फर्स्ट टाइप के रिएक्शन जिनको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप की रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है और थर्ड टाइप की रिएक्शंस होती हैं उनको रिएक्शन विद मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इनको शॉर्ट में SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलो एल्केन। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है किसके साथ में, हेलो एल्केन के साथ में। हेलो एल्केन यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। अब सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, पहले सबस्ट्रेट का मतलब समझ लीजिए। देखिए, ये अगर एक बीकर है और इस बीकर में क्या लेंगे, एक मीडियम लिया जाता है। मीडियम को बोला जाता है क्या, ये सॉल्वेंट। अब इसमें हेलो एल्केन डालते हैं। हेलो एल्केन जो होता है इसको लिखते हैं RX। अब इसमें ही कुछ चेंज होगा और चेंज करने वाला जो चीज डाली जाती है उसको बोलते हैं हम रिएजेंट। अब रिएजेंट का एक पार्ट होता है, कोई भी रिएजेंट जो होता है ना उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पॉजिटिव पार्ट होता है जिसको E पॉजिटिव लिख सकते हो, एक नेगेटिव पार्ट हो सकता है जिसको NU नेगेटिव लिख सकते हैं। समझना इस चीज को अच्छे से। यहाँ पे 2 पार्ट हैं रिएजेंट। जैसे मैं रिएजेंट का एग्जांपल लूँ क्या, रिएजेंट जैसे सपोज मैंने लिया NaOH, तो NH के 2 पार्ट हैं, एक प्लस वाला पार्ट है और एक माइनस वाला पार्ट है। तो माइनस वाला पार्ट जो होता है इसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, जबकि पॉजिटिव वाला पार्ट जो होता है इसको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। तो इसको जर्नली जो रिएजेंट होते हैं वो E+NU- ऐसे करके लिखे जाते हैं। कोई भी जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें प्लस और माइनस वाला पार्ट तो होगा ही। तो रिएजेंट जो होते हैं वो जर्नली इस तरह से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ये है हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन किससे होती है, एक न्यूक्लियोफाइल से होती है। और यहाँ ये हेलो एल्केन जो होता है वो क्या होता है, किसकी तरह बिहेव करता है, सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है। और सबस्ट्रेट और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है, ये रिएजेंट से आता है। क्लियर। अब ये हेलो एल्केन जो होता है हम पढ़ चुके हैं, हेलोजन का कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। इसके हेलोजन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज, ये क्या करेगा, इस नेगेटिवली चार्ज इस सबस्ट्रेट के हैलाइड को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस बोल दें, सब्स्टिट्यूट बोल दें या फिर डिस्प्लेस बोल दें, एक ही बात है। और उसकी जगह खुद आ जाएगा। क्या सीन बनेगा, देखो RNU बन जाएगा और X- बाहर निकल जाएगा। और इस X- बाहर निकल गया तो इस X- को क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। LG शॉर्ट में लिख देता हूं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं। देखो यहां पर ध्यान देना, ये X- जो है वो भी एक लीविंग ग्रुप है, वो सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होगा, जो स्ट्रॉन्ग, जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, वो इस वीक न्यूक्लियोफाइल को सबस्ट्रेट में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो पढ़ते हैं आगे। हैविंग हेलो एल्केन हैविंग ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन, a substitution reaction take place and halogen atom called leaving group departed as halide ion. Since the substitution reaction is initiated by nucleophile, it is called nucleophilic substitution reaction. ध्यान देना इस चीज को कि न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनिशिएशन जो होता है,
फर्स्टली जो इनिशिएशन होता है वो किससे होता है, एक न्यूक्लियोफाइल से इस रिएक्शन का इनिशिएशन होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर है? ओके, ये रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया वही है। It is one of the most useful class of organic reactant of alkyl halide in which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon. The product formed by the reaction of haloalkane with some common nucleophile are given in table. अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल की वैसे बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं तो न्यूक्लियोफाइल की 3 कैटेगरीज पॉसिबल हैं। न्यूक्लियोफाइल की 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, ध्यान देना। फर्स्ट, नेगेटिव चार्ज जितने भी हैं, नेगेटिवली चार्ज जितनी भी स्पीसीज हैं वो क्या कर सकती हैं, किसकी तरह बिहेव कर सकती हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सभी जितने भी हेलाइड है वो सभी न्यूक्लियोफाइल हैं। इसके अलावा OH माइनस है ना, इसके अलावा HSO4 माइनस, जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो सभी न्यूक्लियोफाइल हैं। दूसरा, जिनमें लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होती हैं, लॉन पेयर जिनमें होता है, लॉन पेयर किस में होता है, जैसे H2O में लॉन पेयर है, ठीक है। जैसे NH3 में भी लॉन पेयर है। RNH2 का मतलब 1 डिग्री अमाइंस, इनमें भी लॉन पेयर है। ये जितने भी हैं वो सभी किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और थर्ड कैटेगरी एक और होती है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हो। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है, एल्कीन और एल्काइंस में। एल्कीन और एल्काइंस जो होते हैं, जैसे एल्कीन का मैं एग्जांपल लूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, और वो लूजली बॉन्डेड होते हैं तो ईजिली न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल उसी को तो बोलते हैं जो इजीली न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाए, न्यूक्लियस लविंग हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से एल्काइन जो हैं उनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो भी इजीली किससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, किससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, न्यूक्लियस से, या वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं। अब एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, देखते हैं आगे। इसमें नीचे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं। कॉमन रिएक्शन हमने अभी पढ़ी ली है कि ये RX है, मतलब सबस्ट्रेट है एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन जब न्यूक्लियोफाइल से होती है तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस X को सब्सटीट्यूट कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है और RNU बन जाता है। NU मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये कॉमन रिएक्शन लिखिए, और X माइनस लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाता है। अब इस न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या क्या आ सकता है, जैसे अगर आपने रिएजेंट जो है वो कोई बेस ले लिया, जैसे NaOH या KOH ले लिया, तो न्यूक्लियोफाइल इसका कौन सा वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट, OH माइनस वाला पार्ट। तो जब इसकी रिएक्शन NaOH की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो उससे क्या बन जाएंगे, ROH बन जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इसी तरह से अगर बेस की जगह अगर आपने वाटर भी ले लिया, क्योंकि वाटर में भी लॉन पेयर होता है, तो ये भी क्या करेगा, इस एल्काइल ग्रुप वाला पॉजिटिव चार्ज है, एल्काइल ग्रुप कह लूँ या फिर यहाँ पे तो कार्बोकैटायन वाला बोल सकते हैं, उससे अट्रैक्ट होगा और वो भी क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। इसके अलावा ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, सोडियम तो पॉजिटिव चार्ज होगा और ये OR माइनस वाला पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बनेगा इसमें से RO माइनस, R डैश लगा दिया, वहाँ ऊपर R लिख रहा है इसलिए, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा, तो ROR मतलब ईथर वाला ग्रुप बन जाएगा। सोडियम आयोडाइड अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे I माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और RI एल्काइल आयोडाइड बन सकते हैं। अमोनिया NH3 लिया, NH3 के ऊपर एक लोन पेयर है, तो ये भी किसकी तरह काम कर सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और यहाँ पे NH2 इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन्स बन जाएंगे। अगर 1 डिग्री अमीन्स आपने रिएजेंट के फॉर्म में लिया है तो इनके पास भी लोन पेयर होता है, तो इनसे 2 डिग्री अमाइंस बन जाती हैं। अगर 2 डिग्री अमाइंस अगर ली हैं तो इनसे क्या बनता है, टर्शरी अमाइंस बन जाती हैं, R डैश, यहाँ पे ये N है, ठीक है, टर्शरी अमाइन बन जाती हैं।
यहाँ पे इस बात को समझना, यहाँ पे KCN या AgCN दोनों ही ले सकते हैं। अब इन दोनों से बनने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो CN माइनस होगा। अब CN माइनस, KCN से CN माइनस लिखा है, जबकि AgCN से AgCN पूरा लिखा है। इसका पीछे रीजन क्या है? क्योंकि KCN जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है, और इसका जो होता है ये CN माइनस इस तरह से बन जाता है। अब ये माइनस वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, और ये इसके बाद ये हाइब्रिड भी बना लेते हैं, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ये इंटरचेंज करके हाइब्रिड भी बना लेते हैं। ये जो फ्री चार्ज जो है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर। तो इसीलिए इसके आप देखेंगे ये वाला चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, कार्बन वाले पार्ट पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, और नाइट्रोजन वाले पार्ट पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो दोनों तरफ से ये अटैच हो सकता है, लेकिन किधर से अटैच होता है? कार्बन की तरफ से। क्यों कार्बन की तरफ से क्यों होता है? क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है और ये वाला कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जबकि अगर उल्टा लगता, कैसे? यहाँ से अगर ये NC इस तरह से बनता तो यहाँ पे एक कार्बन, इसका एल्काइल ग्रुप का कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता, जो कि अनस्टेबल होता, इसीलिए ये बॉन्ड नहीं बनता है। आप ध्यान रखें इसको, KCN जो होता है उससे क्या फॉर्म होते हैं? RCN, मतलब नाइट्राइड या साइनाइड्स फॉर्म होते हैं। जबकि AgCN की बात करें तो AgCN जो है वो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। फायंस रूल आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, तो फायंस रूल की वजह से AgCN जो होता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हैं, और वो प्लस माइनस के फॉर्म में, मतलब CN माइनस जो होता है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाता है सॉल्वेंट में जाके, तो ये इसी फॉर्म में रहता है। अब इस फॉर्म में रहता है तो इसके पास अटैच होने के लिए सिर्फ एक ही साइट बचती है, और वो होती है नाइट्रोजन, क्योंकि ये वाला पार्ट जो कार्बन वाला पार्ट है वो तो सिल्वर से जुड़ा हुआ है। तो ये लोन पेयर वाली साइड से ही किस पे अटैच होता है? इस एल्काइल ग्रुप के कार्बन पे अटैच होता है। तो नाइट्रोजन वाली तरफ से अटैच होगा तो आइसोसाइनाइड्स फॉर्म होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आगे भी दे रखा है, एक एग्जाम्पल, उसको भी हम देखते हैं अभी। बातें यहीं पर समझ में आ गई तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी KNO3 और AgNO3, सेम बात है। यहां से भी KNO3 जो होता है वो आयनिक होता है, प्लस और माइनस। तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? इस नाइट्रोजन के ऊपर तो माइनस चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास दो साइट हैं जुड़ने के लिए, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसके साथ ये ज्वाइन होता है? ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे बनता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे बनता है। ठीक है, जबकि AgNO2 लिया है तो AgNO2 में क्या होता है? ये कोवलेंट कैरेक्टर होने की वजह से ये वाला पार्ट तो इसका एंगेज रहता है, मतलब यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाता है। तो किसके ऊपर चार्ज आता है? चार्ज लोन पेयर किसके पास आते हैं? लोन पेयर रहते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये किससे अटैच होता है? नाइट्रोजन से अटैच होता है। ऑक्सीजन से अटैच होता है तो एल्काइल नाइट्राइल बनते हैं, एल्काइल नाइट्राइट बनते हैं। जबकि नाइट्रोजन से अटैच होगा ये NO2 वाला पार्ट, RNO2 बनता है तो नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं। एल्किल नाइट्राइट्स और नाइट्रो एल्केन इस तरह से फॉर्म होते हैं। ये दो एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है। इसको याद रखना, एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो उससे न्यूक्लियोफाइल RCOO- बनेगा और एस्टर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लिया है तो यहाँ से हाइड्रोजन जो होता है H- जो होता है हाइड्राइड, है ना, वो किसकी तरह मिलेगा आपको? यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं। या एल्काइल मेटल लिया है तो यहाँ पे R- आपके पास मिलता है और यहाँ से हाइड्रोकार्बन एल्केन्स फॉर्म होते हैं।
तो यहाँ ये हमने सारी बात की कि बहुत सारे ये जो है न्यूक्लियोफाइल, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल की वजह से अलग अलग कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत सारी रिएक्शंस हो गई हैं एक तरह से इनडायरेक्टली, इतनी सारी रिएक्शन जो अल्कोहल, ईथर, या फिर हम किसमें अमीन्स वाले नाइट्राइल वाले चैप्टर में, या फिर इन सभी चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारी रिएक्शन हो गई। इन दो के बारे में थोड़ी सी और दे रखा है, एम्बिडेंट जो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइड्स, साइनाइड मतलब Cn माइनस वाला जो है, और नाइट्राइड मतलब NO2 माइनस वाला, possess two nucleophilic centers are called ambident nucleophile. Actually cyanide group is a hybrid of two contributing structure and therefore can act as a nucleophile in two different ways. तो साइनाइड जो होता है उसके इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ये जो है वो क्या कर सकता है, रेजोनेंस करके नाइट्रोजन के ऊपर चला जाए, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हुई तो लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के ऊपर ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी दो बाइंडिंग साइट पॉसिबल हैं। ये नाइट्रोजन साइड से भी बाइंड हो सकता है और कार्बन साइड से भी बाइंड हो सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। दैट इज लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड एंड थ्रू नाइट्रोजन एटम लीडिंग टू आइसोसाइनाइड। Similarly, nitrite ion are also represent an ambident nucleophile with two different point of linkage. NO2 यहाँ पे ऐसे है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। The linkage through oxygen result in alkyl nitrite, while through nitrogen atom it lead to nitroalkane. ठीक है, तो आप ध्यान रखें नाइट्राइट और साइनाइड जो होते हैं वो दोनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं, न्यूक्लियोफाइल जहां से जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। आगे एक ये वाला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल वैसे मैंने अभी डिस्कस कर लिया, जस्ट एक बार अपन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। हेलोएल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, while AgCN form isocyanide as चीप और मेन प्रोडक्ट। एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, वही आंसर लिख रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया है। एक बार पढ़ लेते हैं। KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन इन सॉल्यूशन। क्या बोला है, KCN जो होता है उसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, सॉल्यूशन में साइनाइड आयन देता है। Although both carbon and nitrogen atom are in the position to donate electron pair, the attack take place mainly through carbon atom and not through nitrogen atom. Since अच्छा यहाँ पे अटैक करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही साइट हैं, क्योंकि साइनाइड जो होता है वो एम्बिडेंट लिगेंड है, कहाँ से भी हो सकता है, दोनों से ही हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो, कार्बन से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है, लेकिन होता कहाँ से है, कार्बन से। रीज़न क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अगर ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। क्या बोला है, देखो, द अटैक टेक प्लेस मेनली थ्रू कार्बन एटम एंड नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम, सिंस कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ये कार्बन कौन सा है, एल्काइल का। तो एल्काइल का जो कार्बन है वो और साइनाइड का कार्बन, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जबकि अगर दूसरी कंडीशन में बताऊं तो ऐसे बन सकती थी कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन वाला साइट जो होती वो ज्वाइन हो जाती इस एल्काइल से, तो ये जो है ये वीक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड नहीं बनता है, ये बॉन्ड जो है वो बनता है, कंपैरेटिवली वीक है। ठीक है, हाउएवर सिल्वर साइनाइड इज मेनली कोवलेंट इन नेचर। सिल्वर साइनाइड का नेचर कैसा है, कोवलेंट नेचर है, फायंस रूल से आप जानते हैं। एंड नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एज ए मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो AgCN जो होता है, तो AgCN में
कैसा करेक्टर है, कोवलेंट करेक्टर है, तो ये पूरी तरह से Ag+ और Cn- में आयनाइज हो ही नहीं पाता। मतलब ये इसका जो कार्बन है वो तो फ्री होगा ही नहीं। तो ये नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर इसके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ही फ्री होता है, नाइट्रोजन वाला साइड ही फ्री होती है, इसीलिए एल्काइल जो होता है इससे ज्वाइन होता है तो RCN फॉर्म हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। मैकेनिज्म का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने एक रिएक्शन पढ़ ली कि एल्काइल हैलाइड जो है, रिएक्शन हमने क्या पढ़ी है, रिएक्शन हमने पढ़ी है कि भाई एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल बता दिए, न्यूक्लियोफाइल से होती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है और इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। अब इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या क्या होती हैं, उन सभी स्टेप्स को एक्सप्लेन करना, लिख के बताना, वो सारा उसको क्या बोलते हैं हम, मैकेनिज्म बोलते हैं। दिस रिएक्शन हैज बीन फाउंड बाय 2 डिफरेंट मैकेनिज्म विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 2 मैकेनिज्म से होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है SN2 मैकेनिज्म। फर्स्ट कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। क्या मतलब है इसका समझना। SN का मतलब तो आपको समझ में आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलें या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बोलें, ठीक है। बाइमोलिक्यूलर का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितनी है, उसका ऑर्डर कितना हो, 2 हो। द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयन फॉलोज ए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स कैसी होगी? सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। CH3Cl, R की जगह CH3 ले लिया और हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया। हाइड्रोक्साइड आयन आपको KOH या NaOH से मिल जाएगा। यील्ड द मिथेनॉल, इससे मिथेनॉल बनता है, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक होती है वो कौन से ऑर्डर की होती है? सेकेंड ऑर्डर की। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। मतलब 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। 2 रिएक्टेंट कौन कौन से हैं इसमें? तो लिए ही 2 रिएक्टेंट गए हैं। एक तो ये है, एल्काइल हैलाइड है, और एक क्या है? OH है, जो न्यूक्लियोफाइल है। तो इन दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इस रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको बाइमोलिक्यूलर बोल रहे हैं। अब रिएक्शन हो कैसे रही है, होती कैसे है, ये देखो। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। इस OH का अटैक किसके ऊपर होता है? इस कार्बन के ऊपर होता है, क्योंकि आपको पता है ये जो है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो होता है, ये कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है वो कैसा है? पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? पोलर। तो इसके ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक कहाँ करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, अट्रैक्ट होगा। अब अट्रैक्ट एकदम से नहीं होगा, ये क्या होगा? अट्रैक्ट हुआ तो थोड़ा थोड़ा पास में गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन जो है इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। अब इससे अट्रैक्ट करने लगेगा तो देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? अभी कंप्लीटली इस क्लोरीन से भी फ्री नहीं हुआ है, लेकिन ये इससे अट्रैक्ट होने लग गया। तो यहाँ देखो कितनी वैलेंसी हो गई इसकी, हाइड्रोजन की एक, ये एक टोटल 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो गई। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप बनती है पेंटावैलेंट। कितनी वैलेंसी है इसमें कार्बन की? पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि ये वाला जो है ऑक्सीजन जो है OH वाला बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये कंप्लीटली इसके पास आ जाता है और OH वाला बॉन्ड यहाँ कंप्लीटली बन जाता है, और क्लोरीन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है, और यहाँ से क्लोरीन जो है वो निकल जाती है Cl- दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके। क्लियर है, समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना,
यहाँ पे इसका जो है ये हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से है। ये वेज डैश वाला फॉर्मूला आप जानते ही हैं। ये जो सॉलिड लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, देखो इसमें बता रखा है सॉलिड वेज रिप्रेजेंट द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ऊपर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है, और ये डैश वाला जो है वो इन द प्लेन होता है, मतलब आप पीछे की तरफ जा रहा है, और ये जो प्लेन जो लाइन से बताते हैं वो साइड में, मतलब इसी प्लेन में है। तो ये देखो ये तीन जो हाइड्रोजन हैं वो तीन हाइड्रोजन पहले क्लोरीन के इधर की साइड में थे, मतलब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है तो इसके इधर की साइड में थे, लेकिन इधर की साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे इसका इन्वर्जन हो गया। अब इसको बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे एक छाता है, छाता देखा, ये छाते की जो पकड़ते हैं हैंडल, ठीक है, और उसमें इस तरह से तीन सपोज ये लगे हुए हैं और इसके ऊपर ये छाता लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अब क्या होगा अगर बारिश आएगी और ये इनके ऊपर बारिश के साथ साथ हवा चली, हवा की वजह से ये सारे के सारे क्या हो जाएं, उल्टे हो जाएं, तो ये बॉन्ड जो हैं, बॉन्ड मतलब जो उसके तार लगे होते हैं वो अंदर की साइड में लगे होते हैं पहले तो, है ना, फिर बाद में कैसे हो जाते हैं, बाहर की साइड में हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन बोलते हैं। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, इन्वर्जन होता है। क्लियर है, समझ में आया। देखो यहाँ पे ये इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये OH को इस तरह से बनाया है। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक मूविंग इमेज के थ्रू आपको दिखाता हूँ इसको। देखो यहाँ देखो, ये वही मैंने लिया CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड लिया। अब इस मिथाइल क्लोराइड पे एक न्यूक्लियोफाइल OH का अटैक करना है ना, OH का अटैक करना है। तो अब ये OH क्या करेगा, इसके पास आएगा। अब पास आएगा तो ये इस तरह से बॉन्ड्स जो हैं, आपने देखा, ध्यान देना, ये बॉन्ड जो है, ये वाले बॉन्ड क्या होंगे, थोड़े इधर की साइड में, क्योंकि शिफ्ट होंगे, क्योंकि पहले इधर थे ना, तो अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से इसके अटैक करेगा, क्योंकि इधर की साइड से तो अटैक करने के लिए जगह है नहीं, यहाँ से तो ऑलरेडी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है क्लोरीन के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। इस वजह से ये जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े शिफ्ट हुए। अब शिफ्ट हुए तो पास आ गए, तो अब एक ऐसी स्टेट बनती है जिसमें इस कार्बन की 5 वैलेंसीज हो जाती हैं, और 5 वैलेंसीज कार्बन के ऊपर अनस्टेबल होती हैं। तो क्या होगा, ये क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब ये लीविंग ग्रुप की तरह है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा और इलेक्ट्रॉन्स लेके नेगेटिव चार्ज बना देगा, और उसी टाइम पे ये कार्बन इस न्यूक्लियोफाइल के साथ में कंप्लीटली बॉन्ड बना लेता है। अब कंप्लीटली जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो इन बॉन्ड्स के लिए, हाइड्रोजन वाले इन बॉन्ड्स के लिए क्या हो जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। तो ये अपने आप को अरेंज किस तरह से कर लेंगे, जैसे इधर अरेंज कर लेंगे। पहले ये हाइड्रोजन जो थे, जब क्लोरीन इधर लगा हुआ था इधर की साइड में, तो हाइड्रोजन इधर साइड में थे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में अटैक किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो गया है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया है। क्लियर है, समझ में आया। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई हुई है, जो सेम है, मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया। ये OH का जैसे अटैक होता है तो OH का अटैक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ से होता है, तो ये बॉन्ड जो हैं हाइड्रोजन के वो क्या होने लगते हैं, थोड़े थोड़े शिफ्ट होने लगते हैं, और ऐसी पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर बनती है। जब ये वाला लीविंग ग्रुप या क्लोराइड वाला आयन जो है वो निकल जाता है तो ये बॉन्ड्स जो हैं अपने आप को रीअरेंज इस तरह से करते हैं जिससे इनके सभी बॉन्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाए, जिससे उनके रिपल्सन कम से कम हो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। इसके ये पूरा का पूरा उसी के बारे में दे रखा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इट डिपिक्टेड ए बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. The incoming nucleophile interact with alkyl halide causing the carbon halide bond to break while forming a new carbon OH bond. ठीक है,
कार्बन हैलाइड जो बॉन्ड है उसमें कार्बन और हैलाइड बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है, ये वाला ब्रेक होना स्टार्ट होता है, और OH के ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है और OH के साथ में नया बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है। These two process takes simultaneously, ये दोनों प्रोसेस एक साथ ही होती हैं in a single step and no intermediate is formed. As the reaction progresses and bond between the nucleophile and the carbon atom start forming, the bond between carbon atom and leaving group weakens. As this happens, the configuration of carbon atom under attack inverts in much the same way as an umbrella is turned inside out when caught in strong wind. देखो यहाँ पे इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी इसीलिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जैसे ये देखो, इधर की साइड में थे पहले बॉन्ड्स, अब बॉन्ड्स जो हैं वो पहले इधर की साइड में थे, है ना। अब ये बॉन्ड जो है वो यहाँ इधर की साइड से एक नया बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड बिल्कुल इन्वर्ट हो गए हैं। देखो ये, इनको आप ध्यान दें, इन वाले को, इन तीन को और इन तीन को। पहले ऐसे यहाँ पे ये हैंडल था और ये बॉन्ड इस तरह से थे, जबकि अभी क्या हुआ है, ये वाला हैंडल इधर की साइड में आ गया और बॉन्ड बिल्कुल इन्वर्टेड हो गए हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। While the leaving group is pushed away, the process is called as inversion of configuration. In the transition state, the carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile and the outgoing leaving group, and such structure are unstable and cannot be isolated. जो पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल भी होती है और उसको, वो इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट है, तो वहाँ पे उनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। दिस इज बिकॉज द कार्बन एटम इन द ट्रांजिशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम एंड देयरफॉर इज अनस्टेबल। 5 एटम से बॉन्डेड है, इसका मतलब पेंटावैलेंट है, तो पेंटावैलेंट, जबकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, लेकिन एक वैलेंसी उसकी एक्स्ट्रा बन गई है, इसलिए वो हाईली अनस्टेबल हो गया है, ट्रांजिशन स्टेट। Since this reaction requires the approach of nucleophile to the carbon bearing the leaving group, the presence of bulky substituent on or near the carbon atom have a dramatic inhibition effect. Of the simple alkyl halide, methyl halide react most rapidly in SN2 reaction because there are only 3 small hydrogen atoms. Tertiary halide are the least reactive because bulky group hinder the approaching nucleophile. Thus, the order of reactivity followed is primary halide, secondary halide, tertiary halide. SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन सभी में से सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन जो करते हैं वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड करते हैं। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब इस 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में भी अगर ये तीनों ही हाइड्रोजन है, मतलब मिथाइल हैलाइड है, वो सबसे फास्टेस्ट करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन सबसे स्मॉलर है, लाइट वेट है, तो तुरंत इन्वर्ट हो जाते हैं, इनको शिफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, जबकि अगर जैसे जैसे इन बॉन्ड्स में हाइड्रोजन की जगह अगर बल्कि ग्रुप जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे एक हाइड्रोजन अगर मिथाइल से रिप्लेस हो गया तो एक बल्कि ग्रुप बन गया, अब इसको पूरे को जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा तो इस पूरे बल्कि ग्रुप को क्या करना, इन्वर्ट करना, ठीक है, वो डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, और अगर 2 ग्रुप मिथाइल ग्रुप से, 2 हाइड्रोजन जो है मिथाइल ग्रुप से हो गए तो और ज़्यादा मुश्किल होगा, और तीनों ही हो गए तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। अब देखना, ध्यान देना, यहाँ पे अगर CH3 है तो ये तो 1 डिग्री है ही, अगर यहाँ पे CH3, ये वाला CH3 में ये एक हाइड्रोजन CH3 से और रिप्लेस हो गया, मतलब ये मिथाइल हैलाइड बन गया, सॉरी इथाइल हैलाइड बन गया, तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। है तो अभी भी 1 डिग्री, लेकिन ये और इसमें दोनों में अगर बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है CX बॉन्ड वाले कार्बन से, तो क्या होगा, उसकी रिएक्शन SN2 रिएक्शन के लिए स्लो हो जाएगी। अगर 2 हो गए तो 2 डिग्री ये एल्काइल हैलाइड बन गया, क्योंकि इस कार्बन से अदर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 2 डिग्री की तो और भी कम हो गई, और 3 डिग्री होते ही तो बहुत कम हो गई,
3 डिग्री या टर्शरी हैलाइड की रिएक्शन SN2 के लिए और कम हो जाती है। देखो यहाँ पे एक रिलेटिव रेट बताई है कि अगर इसकी रेट 30 है तो एक बल्कि ग्रुप जोड़ने से, मिथाइल ग्रुप जोड़ने से उसकी रेट जो है वो 1 हो जाएगी। इसकी रेट जो है 0.01 हो जाएगी और इसकी रेट तो 0 ही मान ली गई है। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं कि टर्शरी हैलाइड जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन नहीं शो करते हैं। तो कौन सी शो करते हैं? SN1 अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये इसका फाइनल हो गया कि 1 डिग्री जो होते हैं वो तो SN1 रिएक्शन शो कर देते हैं। अब 2 डिग्री जो होते हैं वो SN1 या SN2 दोनों ही कर सकते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है वो अभी बात करेंगे। टर्शरी जो होंगे वो क्या करेंगे? SN1 रिएक्शन शो करेंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? 1 होगी। SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvent। ध्यान देना इसको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है? सॉल्वेंट का मतलब तो समझ में आ गया, मीडियम जिसमें रिएक्शन होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जो H+ देने में कैपेबल होते हैं, जैसे H2O हो गया, ROH हो गया, ये सभी जो हैं वो इनके पास H+ प्रेजेंट होता है, ऐसे सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब इनके बॉन्ड जो होते हैं वो स्लाइटली पोलर होंगे, साथ में ये प्रोटिक का मतलब इनमें H+ देने की कैपेसिटी होती है। लाइक वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सभी पोलर प्रोटिक रिएक्शंस हैं। और SN1 रिएक्शन कराने के लिए जो मीडियम हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। फर्स्ट थिंग आप ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन यील्ड टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल एंड द फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। देखो यहाँ पे हमने जो मिथाइल क्लोराइड लिया था उसकी जगह 3 डिग्री टर्शरी जो हैलाइड लेंगे वो लेंगे, वो हमने अभी बात की। जब उसकी रिएक्शन OH से करवाते हैं, OH किससे लिया जा सकता है? किसी भी बेस से लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में क्या होता है? देखो ओवरऑल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। न्यूक्लियोफाइल ये है और सब्स्टिट्यूशन किसका करेगा? इस लीविंग ग्रुप का यानी कि हैलाइड का करेगा। आ तो ये ही जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट तो हम बना देंगे, प्रोडक्ट सिंपल है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट है। मैकेनिज्म कैसे है? पहले तो क्या बन रहा था, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेप बन रही थी, पेंटावेलेंट बन रहा था, लेकिन इस कंडीशन में, इस तरह के में ऐसी नहीं होती है। जो स्टेप हमने अभी SN2 के लिए पढ़े वो स्टेप्स यहाँ पे नहीं होते हैं। होता क्या है देखिए, इट अकर इन 2 स्टेप्स। इन फर्स्ट स्टेप पोलराइज्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस ए कार्बोकैटायन। ये 2 स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। अब ध्यान देना इसमें, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? अब ये जो है, ये जो एल्काइल हैलाइड लिया है, जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया है, उसमें कार्बन और हेलोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, और ये पोलर बॉन्ड जो होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक होता है, और क्या बनता है? एक कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ प्लस आना है और ये माइनस आना है। अब ऐसा क्यों होता है इसको अभी समझना। देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी जस्ट ये बताया है होता क्या है, क्यों होता है, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा। देखना, ध्यान देना इधर। यह होता है, क्या होता है? कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन एंड ब्रोमाइड आयन। These carbocation thus formed in is then attacked by nucleophile in step second to complete the substitution reaction। अब ये कार्बोकैटायन बन गया, अब इसकी रिएक्शन किससे होगी? एक न्यूक्लियोफाइल से होगी। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है? 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। जो पहली जो रिएक्शन होती थी वो एक स्टेप में होती थी, यहाँ पे 2 स्टेप में होती है। अब ध्यान देना, ये स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। ये स्टेप कैसी है? स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप में जो है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिससे ओवरऑल रिएक्शन की रेट डिसाइड होती है। अब इसमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? सिर्फ इस एल्काइल हैलाइड की ही कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए इसकी जो इसकी जो रेट ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है किसकी? इस SN1 की, वो ऑर्डर ऑफ कितनी है काइनेमेटिक? वो है 1। क्लियर? काइनेटिक ऑर्डर कितना है? 1 है।
ठीक है, समझना है इसको आगे। स्टेप फर्स्ट इज स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल। क्या है? स्टेप फर्स्ट जो है, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, ये वाला स्लोएस्ट है पूरी दोनों में से, एंड रिवर्सिबल। इट इन्वॉल्व, यहाँ पे देखो ये रीजन बताया जा रहा है, इट इन्वॉल्व द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेकिंग, इट इन्वॉल्व कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर विच द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन, यस, सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आया कि ये जो है यहाँ पे जो हैलोजन बॉन्ड जो है, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, इसको ये ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है इसका समझना कि ये जो हैलाइड आयन है ना, ये हैलाइड आयन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने लिया है, तो इसका क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो H+ होता है वो इसको सॉल्वेट करता है। इसके सॉल्वेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, इस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज होती है। क्लियर है? समझ में आया ये वाली बात? ओके, देखो आगे देखो। Carbon bromine bond breaking for which the energy is obtained through solvation of halide ion with the proton to protic solvent. Since the rate of reaction depend upon the slowest step, the rate of reaction depend only on the concentration of alkyl halide. कौन सा फर्स्ट स्टेप में सिर्फ रेट किसके ऊपर, किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन है, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, एंड नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। फर्दर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड 3 degree aryl halide undergo SN1 reactions very fast because of high stability of 3 degree carbocation. We can sum up the order of reactivity of alkyl halide toward SN1 and SN2 reaction as follows. अब देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अब नेचर के बारे में आप समझ में आ गया होगा कि SN1 रिएक्शन से अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, और कार्बोकेटाइन फॉर्म जितना फास्ट होगा, जितना जल्दी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, जल्दी कब फॉर्म होगा, जब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्म होगा, जब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी फॉर्म होगा। तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। और कार्बोकेटाइन आप जानते हैं, आपने इंडक्टिव इफेक्ट के से पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन जो है वो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 degree कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 degree और फिर 1 degree। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड हो रही है SN1 में, जबकि SN2 में किसकी वजह से इन्वर्जन कितना ज़्यादा होता है, बल्कि ग्रुप कितने किसमें लगे हुए हैं, जितने कम बल्कि होते थे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होती थी। इसीलिए यहाँ पे देखना, ध्यान देना, ये कंपैरिजन कर दिया है कि टर्शरी हैलाइड जो होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर उसमें मिथाइल हैलाइड बोल दिया। तो जैसे जैसे इस CX के साथ में अटैच होने वाले जो हैं, जैसे CX तो ये हो गया, अब इसमें हाइड्रोजन 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 है, फिर उसके बाद प्राइमरी हैलाइड में एक हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से रिप्लेस हो जाएगा, सेकेंडरी में दोनों हाइड्रोजन कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे, और 3 degree में तीनों ही हाइड्रोजन कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। तो SN2 रिएक्शन जो है वो उतनी ही स्लो होती जाती है, मतलब सबसे फास्टेस्ट SN2 किस में होगी, इसमें होगी, फिर उसके बाद प्राइमरी हैलाइड में होगी, फिर सेकेंडरी हैलाइड, और सबसे कम होगी किस में, टर्शरी हैलाइड में। वो हम अभी पहले भी देख चुके हैं। जबकि SN1 का जो है ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। रीज़न क्या है कि टर्शरी हैलाइड जो है, ये टर्शरी हैलाइड मैंने कोई भी ले लिया, जैसे CH3 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 और यहाँ पे X लिया। अब ये X जो है वो हट के यहाँ पे क्या बनने वाला है, प्लस बनने वाला है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटाइन फॉर्म होने वाला है। अब ये कैटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यस, SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। तो कैटाइन जो होता है वो 3 degree सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो SN1 के लिए 3 degree एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, जबकि प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं।
तो मैकेनिज्म जो है एल्काइल हैलाइड के टाइप मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। फॉर द सेम रीजन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड SN1। देखो एलाइलिक जो होता है वो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, यहाँ पे मतलब CH2 CH CH2 और यहाँ पे X लगा होगा एलाइलिक हैलाइड में, तो इस ये X हट के यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा, और प्लस जो होता है पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज होगा स्टेबल बाई रेजोनेंस होगा, और जो रेजोनेंस स्टेबल होगा तो कौन सा एलाइलिक जो हैलाइड है वो कौन सी रिएक्शन देंगे, SN1। SN1 का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा याद रखना है। SN1 में क्या होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। किस कार्बोकैटायन की, आप हैलोजन को हैलाइड के फॉर्म में हटा दीजिए, और जो कार्बोकैटायन बनेगा कार्बन हैलोजन बॉन्ड में जो कार्बोकैटायन है उस कार्बोकैटायन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ही फास्ट SN1 बनाएगा। इसी तरह से अगर बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें तो बेंजाइलिक हैलाइड ये बेंजीनिंग के ऊपर CH2 और यहाँ पे X लगा हुआ है। अब CX बॉन्ड वाले X को हटाओ, पॉजिटिव चार्ज लगाओ, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन भी जो है उसकी 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो ये भी स्टेबल बाय रेजोनेंस है, इसीलिए बेंजाइलिक हैलाइड भी SN1 रिएक्शन ज़्यादा शो करते हैं, SN2 नहीं करते। क्लियर? ओके, ये तो बात हुई अलग अलग टाइप के एल्काइल हैलाइड्स की। अब हम बात करते हैं कि अगर ये क्या हो, अगर इसमें हैलोजन ही चेंज कर दें, ये तो हमने सिर्फ हैलोजन तो सेम रखा है, सिर्फ एल्काइल ग्रुप चेंज किया है और देखा है रिएक्टिविटी कैसे कैसे होगी। अब हैलोजन अगर से अलग अलग कर दें तब क्या होगा, फॉर द गिवन एल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड RH फॉलोज द सेम ऑर्डर इन बोथ द मैकेनिज्म। सबसे ज़्यादा RI, फिर उसके बाद RBr, फिर RCl और RF सबसे लेस रिएक्टिव होता है। रीज़न हम पहले ही देख चुके हैं, RI जो होती है उसके बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, इजीली ब्रेक हो सकता है, और इजीली ब्रेक हो सकता है तो हाईली रिएक्टिव होता है। तो RI जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर RBr, फिर RCl और लास्ट में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है RF। क्लियर है? तो ये हमारी बात हुई किसकी, SN1 और SN2 रिएक्शंस की। अब यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो बातें अभी तक हमने पढ़ी हैं SN1 और SN2 उससे रिलेटेड, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा है समझने वाली। जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का क्या इफेक्ट आता है वो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट से आता है। तो इस स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप SN1 और SN2 रिएक्शन को अच्छे से कर लें। अच्छा, इस स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ टर्म हैं, इन टर्म्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू।